नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। लोकसभा चुनाव तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया, केंद्र में भाजपा की सरकार भी बन गई, लेकिन भाजपा का 240 सीटों पर रुकना, बहुमत हासिल न करना और एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की सहायता से सरकार बनना अनपेक्षित और अप्रत्याशित रहा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक विचित्र नकारात्मक यानी निगेटिव रिकॉर्ड भी बनाया। बाहरी शैतानी शक्तियों और पश्चिम के विध्वंसक पूंजी पशुओं ने इस लोकसभा चुनाव को अत्यधिक प्रभावित किया और इसे रोकने में सरकारी एजेंसियां पूरी तरह फेल हो गईं। मोदी के खिलाफ अनाप शनाप धन बटा, शराब बटी, अफवाहें बटी और वोट की खुलेआम खरीद बिक्री हुई। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने ही नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बाकी की कसर पूरी की। अन्य दलों का सहयोग लेकर नरेंद्र मोदी के बजाय खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए बिसात बिछा दी गई थी, लेकिन लटक संसद यानी हंग पार्लियामेंट की स्थिति लाने का उनका प्रयास विफल हुआ और इतनी सीटें आ गईं कि नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में दिक्कत नहीं आई। षड्यंत्र करने वाले पराये लोग 99 और 37 पाकर बांस के पैर पर चढ़े सड़क से संसद तक ठुमक रहे हैं और मोदी के खिलाफ कुचक्र रचने वाले भाजपा के अपने लोग बिना किसी शर्म के मोदी मंत्रिमंडल में फिर से सिरमौर बनकर बैठ गए हैं। मोदी को वाराणसी में हराने का कुचक्र केवल विपक्षियों ने ही नहीं किया, उसमें सत्ता पक्षियों ने भी पूरी भागीदारी निभाई। वाराणसी के मतदाताओं ने मोदी के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह को पूरा दम लगाकर तोड़ा, लेकिन कई नेता और मंत्री उस चक्रव्यूह में फंस गए। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी शामिल हैं, जिन्हें लखनऊ के मोहनलालगंज से हरवाया गया। कौशल किशोर हारे नहीं, उन्हें हरवाया गया। क्यों ना कौशल किशोर से ही पूछें कि उनके साथ क्या हुआ, वे साजिशों का शिकार हुए या उनसे ही कोई चूक हुई। पूर्व कहना अच्छा नहीं लगता कौशल जी। कौशल किशोर जी, आपका स्वागत है। और जो भी पत्रकार दुनिया के लोग हैं, सामाजिक दुनिया के लोग हैं, राजनीति की दुनिया के लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपको एक मित्र की हैसियत से देखते हैं, मित्र के नज़रिए से देखते हैं। और एक बात जो हमेशा सब लोगों के दिमाग में, और हम लोग ख़ास तौर पे जो पत्रकार सड़क पे घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको यह बात समझ में आती है, लोगों से जो फीडबैक मिलता है उसमें ये रहता है कि हम चुनाव पर बात को ला रहे हैं कि उनको ये लगता है कि यद्यपि कौशल किशोर चुनाव के परिणाम और उससे अलग के व्यक्तित्व हैं, लेकिन सामान्य लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो स्थितियां थीं उसमें आपके हारने का परिणाम आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। हम लोगों ने भी लोगों से बातचीत की, व्यापक पैमाने पर लोगों को, जो आपके चुनाव क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बातचीत की, तो ये समझ में आ रहा था कि आपको तो जीतना ही जीतना है, लेकिन अचानक ये परिणाम आया। इस परिणाम की समीक्षा तमाम हो रही है, राज्य भी कर रहा है और आला कमान भी कर रहा है, लेकिन इसमें आप एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल होने के नाते, आप चूंकि आपका अपना एक जो एक विस्तारित कार्यक्षेत्र है, उसमें जो आपकी समीक्षा है, अपनी पर्सनल समीक्षा है, वो क्या कहती है, हम बात वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव को हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि चुनाव हम लोग हारेंगे और गिनती में चुनाव हार गए, जबकि ऐसे किसी को अपेक्षा नहीं थी। लेकिन अब जो समीक्षा बीच में की और उसके बाद तो ये पता चला कि एक बड़ी तेज़ी से लोगों ने इसमें जो प्रचार किया कि ये आखिरी चुनाव है, विपक्ष ने प्रचार किया आखिरी चुनाव है, इसके बाद वोट नहीं पड़ेगा, बीजेपी परमानेंट यहाँ उसका प्रधानमंत्री रहेगा,
और आखिरी बार वोट डाल लीजिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। एक डर पैदा करने का काम किया। साथ में कहा कि 4 तारीख को गिनती होगी, 5 तारीख को 8500 रुपये हर महिला को खटाखट मिलने लगेगा। इस तरह का एक लालच देने का भी काम हुआ। लेकिन एक संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर के जो डर पैदा किया गया, उसमें तमाम वोट जो बसपा का वोट था वो और कुछ बौद्धिस्ट वोट वो डाइवर्ट हो गया। इसके अलावा जो है मुझे एक साजिश भी समझ में आई, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात की कि हमें 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसकी नींव जो रखी। और इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 3 मार्च को जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग की, वो 10:30 बजे से 6:15 बजे तक, जो पूरा एक उन्होंने खाका खींचा, कैसा भारत होगा हमारा दुनिया का में एक अजीब तरीके का 2047 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार, विकसित भारत, विकसित परिवार, हम दुनिया को राह दिखाने वाले व्यक्ति होंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसका नेतृत्व तो भारत करेगा। ये मोदी जी की जो सोच है, उससे दुनिया के वो तमाम लोग जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने भारत को अपना एक मार्केट बना करके रखा है, उनके अंदर भी एक डर पैदा हुआ कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब है कि दूसरे देशों का जो सामान है वो हमारे देश में बिकना बंद हो जाएगा और भारत खुद अपना सामान दूसरे देशों में बेचेगा। इससे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई, जो मेरी अपनी समझ है। और वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को किसी तरह रिप्लेस करो, और वो रिप्लेस करने के लिए एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का काम विपक्ष के द्वारा यहाँ पर किया गया। और उसके लिए बड़े पैमाने पर मुझे लगता है जो चाल चली गई, जिसमें बड़े पैमाने पे हो सकता है कि फंडिंग भी की गई हो, लेकिन शराब वगैरह तो खूब बांटी गई विपक्ष के द्वारा। ये तो तमाम चीज़ें प्रचार में आई, लोगों ने पकड़ा भी, लोगों ने बताया भी, लोगों ने शराब बांटने वाले, पैसा बांटने वालों का पीछा भी किया। इस तरह का जो है एक माहौल क्रिएट किया पूरी तरीके से, और सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को रिप्लेस करो, क्योंकि मोदी जी ने एक बात और कही कि हम 11वें नंबर पे थे और 11वें नंबर से हम 5वें नंबर पे आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात लगातार कहते रहे कि हम कभी जब देश की आज़ाद हुआ उस समय हम आर्थिक रूप से जो मजबूती थी हमारी, वो विश्व में 6ठे नंबर पे थी, लेकिन 2014 तक आते आते हम 11वें नंबर पे पहुंच गए। 2014 से और 2024 तक आते आते जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार रही तो छलांग लगा करके 5वें नंबर पे आ गए। और मोदी जी ने कहा था कि तीसरे टर्म की हमारी सरकार कार्यकाल में हम तीसरे नंबर पे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, यानी विश्व में हम तेजी से आर्थिक रूप से बढ़ते हुए चले जाएंगे। जो लोग बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते भारत को, उन लोगों की मोदी जी को रिप्लेस करने की एक साजिश थी। और उस साजिश के तहत ही उसी का, चाहे वो आरक्षण को ख़त्म करने की झूठी अफवाह और संविधान को ख़त्म करने की झूठी अफवाह, इसके बाद कोई वोट नहीं पड़ेगा इसकी झूठी अफवाह, एक डर पैदा करने का जो प्रयास किया गया, उसके चलते जो है वो तमाम वोट जो अपनी पार्टी में, जैसे बीएसपी का वोट है, अपनी बीएसपी में जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश, वहाँ ना जा करके वो समाजवादी पार्टी में चला गया। जबकि अखिलेश यादव जी की जो यहाँ पे सरकार रही 2012 के असेंबली के चुनाव में, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो जो अनुसूचित जाति के लोगों को
प्रमोट किया गया है उनको हम डिमोट करके नीचे बैठा देंगे, और उनका डिमोशन किया भी, उसके बाद भी तमाम वोट वहाँ पर चला गया। अखिलेश यादव जी ने इस बार भी चुनाव में पीडीए का एक नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े समाज का वोट ही नहीं मांगा उन्होंने। फिर भी वो तमाम जो अगड़े समाज का वोट गया समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को, गठबंधन को, तो वो क्यों गया, ये बात के पीछे साजिश क्या थी, वो समझ में नहीं आई। और मुझे लगता है कि जो हमने अपनी समीक्षा की अपने क्षेत्र की, उसमें पिछले बार जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो मुझे वोट मिला था 6,29,999, एक वोट कम 6,30,000। इस बार हम पाए वोट 5,97,000, लगभग 33,000 वोट हम पीछे रहे। तो जो व्यक्तिगत हमारा वोट का ग्राफ है और जो था वो हमको मिला। पार्टी के कुछ लोग भी ऐसे थे जिनको जिस लेवल पे काम करना चाहिए था उस लेवल पे काम उन्होंने नहीं किया, और वो किसके दबाव में रहे, किसके दबाव में कुछ लोगों ने जो काम नहीं किया या ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, तो ये भी एक कमी कहीं ना कहीं रही। इस बीच में अगर इजाज़त हो तो मैं एक सवाल बीच में रखूं जी जी कि आपने जो बात कही ये बहुत ही पर्टिनेंट है और बहुत ही एक व्यापक सवाल है कि जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई और जिस तरह से पूरी दुनिया के जो पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी तंत्र जो है वो नहीं चाहता है कि वो मोदी फिर से सरकार बनाए, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, उसकी अपनी वजह है, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और इसमें कई चीज़ें आप सामने में आपने देखा है कि जॉर्ज सोरोस का नाम आया और किस तरह से चीन की तरफ से मीडिया को पैसा दिया गया कि वो अस्थिर करने और अराजकता फैलाने का काम करे, ये सारी बातें आई हैं, ये एक वजह तो है। और लेकिन मेरा जो सवाल है इसमें केवल एक ही वजह नहीं है, इसमें ये भी वजह है जो अभी तमाम अखबारों में भी बात चल रही है और चर्चा में भी बात चल रही है कि पार्टी के अंदर भी, जैसा आपने इशारा किया कि पार्टी के अंदर भी या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या पार्टी के अंदर में ईर्ष्या का भाव है, उस वजह से भी ये परिणाम देखने को मिला। इसके बारे में कुछ आपको इसके बारे में क्या कहना है और कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल रहा है, क्योंकि मैंने तो चुनाव वोटिंग पर जाने के बाद जो मैंने पूरी समीक्षा की, अभी गिनती नहीं हुई थी, और फिर मैंने अपने फेसबुक पर लिखा भी कि कुछ लोगों ने विभीषण का काम किया और भीतरघात किया है और ऐसे लोगों की पहचान भी हो गई। मैंने लिखा उस पर, पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके का जरूर भीतरघात करने का काम किया, वरना चुनाव हमारे हारने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं तो पर डे लोगों को उपलब्ध रहने वाला। मैंने तो जब चुनाव भी लड़ा था 2014 में, तब मैंने बोला था मेरा नंबर जिसकी जेब में कौशल उसकी जेब में। इस बार नारे को थोड़ा मैंने परिवर्तित किया था, जिसके मोबाइल में मेरा नंबर कौशल उसकी जेब के अंदर। और मैं तो हर समय फ़ोन उठाने वाला, 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाला, कभी किसी को मना करने वाला नहीं। जितने लोगों को मैंने पत्र लिख दिया, जिनके लिए फ़ोन कर दिया, जिनके मैंने काम करा दिए, अगर उनके परिवारजन मुझे वोट दे देते तो 10 लाख से ऊपर वोट मुझे मिलता। लेकिन कुछ लोगों ने काम भी कराया, उसके बाद भी मेरे को इस चुनाव में धोखा देने का काम किया। कुछ लोग पार्टी के लोग हैं जिनकी पहचान है और उस पर एक शिकायत भी हुई है, और निश्चित तरीके से पार्टी को भी मालूम है ये बात कि जिन लोगों ने काम नहीं किया और हराने का प्रयास किया और पार्टी में रहते हुए भी उन लोगों के साथ बैठ करके अटखेलियाँ करते हुए मिले, या पार्टी के पदाधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के बस्ते पर बैठे मिले, खुल करके कुछ लोगों ने विरोध करने का काम किया। ये कई एक कारण रहे और इसकी जो शिकायत भी हुई है, पार्टी इस पर समीक्षा भी कर रही है। और मैं तो इसकी रिपोर्ट आपकी तरफ से एक भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के एक बड़े नेता के हैसियत से आपने पार्टी आला कमान को इनके बारे में बताया है? मैंने भी बताया है और पार्टी ने अपने तरफ से भी की है, और पार्टी के कुछ जो पार्टी के लिए वफादार हैं उन लोगों ने भी जा कर के बताने का काम किया है। और इसमें जो है कुछ अहम लोगों का रोल ठीक नहीं था, और जिसकी वजह से हमें जितने वोट से जीतना जहाँ चाहिए था वहाँ हम उतने वोट से नहीं जीते। जहाँ
हारने का मामला आया, वहाँ पर कम वोट से हारना चाहिए था, वहाँ ज़्यादा वोट से हार गए। तो सारी चीज़ों की एक समीक्षा हमने भी की है और समीक्षा का क्योंकि कौशल जी जिस समय, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि क्योंकि जब भाजपा के प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई और सबसे पहली जो लिस्ट आई, तो सबसे पहली लिस्ट जो 20 नेताओं की बड़े नेताओं की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में, अब पहली लिस्ट में कौशल किशोर का नाम शामिल था। जो उस समय मैं दिल्ली में था और हैदराबाद में भी गया, और उस समय जो पत्रकारों के बीच में ये चर्चा थी कि जो 20 लोग हैं ये तो जीते हुए प्रत्याशी हैं, इसलिए जो आला कमान है उसमें अमित शाह थे, उसमें राजनाथ सिंह थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी थे, खुद थे। तो जितने भी टॉप लीडर्स हैं उसमें उन 20 की सूची में आपका नाम शामिल था। इसका मतलब है कि पार्टी आला कमान ये पूरी तरह से आश्वस्त था कि आपकी तो जीत होगी ही। जो जमीनी रिपोर्ट मिल रही थी उसमें यह था कि जितना भी मास जो सपोर्ट है आपका, वो मास सपोर्ट में बड़े लीडर भी नहीं है, आपको नाम लेने में संकोच होता है, लेकिन उस तरह का जो सपोर्ट है वो लखनऊ में ही राजनाथ सिंह के पास नहीं है, जो मास सपोर्ट आपके पास था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आप ठीक है कि आप जिस पद पे हैं और जिस आप स्थान पे हैं, बहुत स्पेसिफिक आप नहीं बात कर सकते, लेकिन इशारों में ये बात कर सकते हैं कि आपके चुनाव को, आपके बढ़ते हुए व्यक्तित्व, क्योंकि आप एक सांसद, आप दूसरी पार्टी से, आप इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ते हुए आप बीजेपी में दाखिल हुए और बीजेपी से आप पहली बार लड़े और सांसद बने, फिर आप मंत्री बने और फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऊंचे पदों को लेकर आपके बारे में चर्चा चलती रही, यहाँ तक कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपकी चर्चा चलती रही। तो ये जो व्यक्तित्व का जो आपका विकास हुआ, या ये जो एक ऑरा बना, तो आप क्या ये नहीं मानते कि इसके पीछे आपके पीछे जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस से सफर करने वाले लोग हैं? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बढ़ते हुए प्रभाव से कुछ लोगों को परेशानी हुई हो और इसके लिए एक रोड़ा बनने का उन्होंने प्रयास किया हो, ये भी हो सकता है। इस बात को भी आम आदमी में इसकी चर्चा है, आम लोगों में इस बात की चर्चा है। तमाम लोगों ने हमसे भी इसी प्रकार की शिकायतें की हैं, लेकिन इसका मैंने कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो पद को लेकर के नहीं, विचारधारा को लेकर के होता है। और इसलिए जो है हमारी जो विचारधारा है वो लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए जोड़ना। और हम तो चुनाव हारते हुए आते हैं। माने हम 15 चुनाव लड़े तो उसमें 12 चुनाव तो हम खुद हारे हैं और 3 ही चुनाव हम जीते। एक निर्दलीय जीत करके एमएलए बने, 2 बार हम सांसद बने। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं चुनाव हारा भी हूँ उसको मैं इस बात को लेकर के लेता हूँ कि शायद हमको इस और ज़्यादा आंदोलन की ज़रूरत है और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो पूरे देश में जिस तरीके से मैं एक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा जो नशा मुक्त भारत बनाने का भी 2047 तक के संकल्प है, उसको भी मैंने पूरे देश में ले जाने का काम किया और फैलाने का काम किया, जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया और उससे एक बड़ी ताकत खड़ी हुई। मैंने बड़े पैमाने पर जो है अपने लोकसभा के अलावा पूरे नेशनल लेवल पे मैंने हाफ मैराथन कराई, महिलाओं की हाफ मैराथन मैंने कराई और उसमें बड़े बड़े प्राइज़ भी जनता के द्वारा इकट्ठा करके दिए। मैंने जो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने जो नॉमिनेशन में फीस जमा होती है वो मैंने अपने पास से नहीं जमा की। वो मैंने लोगों से अपील किया कि मेरा पैसा जो जमा होगा नॉमिनेशन में वो मैं 1-1 रुपया लेना चाहता हूँ 10,000 लोगों से। और 10,000 लोगों से 1-1 रुपया जब मांगा तो मैं समझ रहा हूँ करीब वो 10,000 की जगह लगभग 50,000 रुपया इकट्ठा हुआ मेरे पास। और दूसरे जिले के लोग, कुछ लोग पैसा 1-1 रुपया इकट्ठा करके मुझे दे करके गए सूची से। और दूसरी लोकसभा के भी लोग, यहाँ लखनऊ की जो लोकसभा है वहाँ से भी, हुसैनाबाद वगैरह से तमाम दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा करके दे गए। मैंने पूछा भी कि मेरी लोकसभा नहीं लगती, आप क्यों दे रहे हो? मैं तो अपनी लोकसभा के लोगों से मांग रहा हूँ।
उन्होंने कहा नहीं, मेरे आप काम आते हो, मैं आपसे मिल लेता हूँ, मैं अपना काम बता देता हूँ, आप कर देते हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मदद करें। और वो जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, वो आज भी पैसा 1-1 रुपया के जो सिक्का है वो मेरे पास कलेक्ट है। मैंने उसी पैसे से नॉमिनेशन किया है, लेकिन उस पैसे को कलेक्ट करके रखा है, क्योंकि वो जनता की धरोहर है और उसको मैं जनता की धरोहर के रूप में एक उसको रखूंगा सामने कि ये जनता ने मुझको नॉमिनेशन फीस के रूप में। ये बड़ी ही उम्दा और आदर्श बात आपने बताई। और इसके साथ साथ कौशल जी, मैं एक सवाल मैं रखना भी चाहता था, लेकिन वो प्रसंग आपने रख दिया। वो प्रसंग है, आप शराबबंदी को लेकर, नशा उन्मूलन को लेकर आपने एक बड़ा आंदोलन चलाया और आपने पूरे देश भर में घूम घूम के बच्चों के बीच में, युवकों के बीच में शपथ दिलवाई और वो बड़ी बड़ी सभाएं हुई और वो सब हम लोगों ने खबरनवीस के रूप में देखा है। यहाँ तक कि मैं उस समय हैदराबाद में था, आपने दक्षिण के राज्यों में भी गए और तमाम जगहों पर जाके आपने ये एक अभियान चलाया। ये एक ऐसा अभियान था जिस अभियान पर पूरे देश भर की निगाह गई, प्रधानमंत्री की निगाह गई और गृह मंत्री की निगाह गई, सारे लोगों की निगाह गई। मेरा सवाल अब ये है कि जो हम लोगों के बारे में, हम लोगों को जो फीडबैक है उसमें ये है कि नशा मुक्ति का जो आपने एक बड़ा सा अभियान चलाया, उस अभियान से कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो उस अभियान से नाराज हैं। मेरा इशारा कुछ भी नहीं होता, मैं साफ साफ बात करता हूं कि शराब के धंधे से जुड़े हुए लोग जो लखनऊ में हैं, जो माफिया हैं या माफियाओं के कारिंदे हैं या जो बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण जिनको प्राप्त है, उन लोगों ने भी आपके चुनाव में एक विरोध की मतलब वो जो है विरोधी एजेंट की भूमिका निभाई। इसके बारे में कोई आपका फीडबैक है क्या? देखिए, ये जो मेरा आंदोलन था, इस आंदोलन से पूरे देश में एक तरीके का बड़ा मुझे जो समर्थन मिला, एकेडमिक संस्थानों से बहुत बड़ा समर्थन मिला। तमाम विश्वविद्यालय से, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम एकेडमिक संस्थान, IIT, NIT, IIIT के तमाम संस्थान मेरे से जुड़े। कभी जुड़े साहित्य संगम संस्थान के लोग, कभी जुड़े मुझसे, मतलब वो लोग फेसबुक पे दिन दिन भर गीत लिखना, गीत गाना, ऐसे तमाम लोग जुड़े हैं और आज भी वो पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। इससे जो नशा, ड्रग्स का काम करने वाले, नशे से काम करने वाले, नशे के जो व्यापारी हैं, चूँकि वो खुद तो नशा करते नहीं, वो तो एक व्यापार भी करते हैं और हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ने नहीं जाना चाहते, नई पीढ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो जो है इस बात को समझ गए कि आने वाला समय जब नशे का कारोबार नहीं होगा तो हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ता जाएगा और लगातार आगे चलता जाएगा। ऐसी स्थिति में वो लोग हमसे निश्चित तरीके से, उनके अंदर एक जलन पैदा होना और एक वो होना स्वाभाविक थी। और ये कारण था कि मेरे पास एक बार 1-2 लोग बड़ा जो तंबाकू का काम करने वाले लोग मेरे से मिलने के लिए सिफारिश की। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं मिल सकता ऐसे लोगों से, और मिला भी नहीं, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं किया। वो इन लोगों ने बड़े पैमाने पर, जो हमारी लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो शराब का लोगों को पिलाई गई, बांटी गई, वो उन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया। विपक्ष ने बड़े पैमाने पर शराब बांटी और लोगों को शराब दे क्या, और कि ये आखिरी बार चुनाव है, अब इसके बाद वोट नहीं पड़ेगा, ये लो वोट ना लो, हमको जो। मैं बीच में एक बात रख रहा हूँ कौशल जी, कि मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों के पास तमाम फीडबैक आते हैं, तमाम तस्वीरें आती हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वो आई सामने कि चुनाव के पहले दिन और चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले तक रात में शराब का पाउच और उसके साथ साथ 500 रुपये का नोट लगा कर लोगों को दिया गया। और यहाँ तक कि जिन लोगों को दिया गया उन लोगों को सुबह वोट के समय उन लोगों को खुद उठा कर ले जाया गया, बूथ तक उन लोगों को ले जाया गया और वोट दिलवाया गया। मेरा सवाल ये है, मैं ये जानकारी तो आपको भी होगी, ये हम सब लोगों के पास है, लेकिन मैं मीडिया की निंदा के लिए मैं आपसे कोई शब्द नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इसमें मीडिया के रोल पर आप बताइए कि मीडिया को ये बातें हाईलाइट करनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने इस पर कोताही क्यों की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो मीडिया है
वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारत को बेहतर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, विकसित बनाना, दुनिया में नंबर 1 में भारत को ले जाना, जितनी जिम्मेदारी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है, चाहे वो सरकार हो या न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, और उसके अलावा जो जिम्मेदारी मीडिया की है, वो मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है। और ऐसा एक निष्पक्ष और स्वच्छ वातावरण में चुनाव लोग करें, वोट डालें और वोट डलवाएं, इस बात का निश्चित तरीके से मीडिया को खुलासा करना चाहिए था, लेकिन वो खुलासा वास्तव में नहीं किया और करना चाहिए था। इस संबंध में अगर करते तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बड़ा रोल अदा कर सकती थी मीडिया, और मीडिया को ये करना भी चाहिए। आने वाले भविष्य में भी अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हमारे समाज में बेहतर और स्वच्छ और विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में या नशा मुक्त भारत बनाने में कौन कौन से रोड़े आते हैं, उन सारी चीज़ों का पर्दाफाश अगर कोई कर सकता तो मीडिया ही कर सकती। बहुत अच्छी बात करना चाहिए। कौशल जी, आपसे बात करके ये रहता है कि बात व्यापक धरातल पर होती है। ये केवल आपके मोहनलालगंज जो संसदीय क्षेत्र है उस पर केवल कंसंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि आपकी बातों में एक व्यापकता की झलक मिलती है। तो जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश को, उसको थोड़ा कैनवास को बड़ा करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षा थी सीटों की, वो अपेक्षा के हिसाब से क्या, उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे की सीटें प्राप्त हुई। इस पर बहुत सारी बातें आई, उम्मीदवारों के चयन को लेकर और भीतरघात को लेकर और तमाम चीज़ें इस आई। आप जिस जगह हैं, क्या आपसे हम ये उम्मीद करें कि आप कुछ साफ साफ बताएंगे कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या विवाद था, पार्टी किस तरह से क्या सोचती है अब, और इसका निराकरण। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश हुई, मोदी को हराना है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो कारण है वो समझ में आता है कि वो अगर भारत अगर तीसरी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति हो जाएगा तो आने वाले समय में क्या होगा। आत्मनिर्भर भारत अगर हो जाएगा तो आने वाले समय में बाजार बंद हो जाएगा दुनिया का। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात आप जब कह रहे हैं और एक पत्रकार होने के नाते हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन ये आम आदमी तक इस बात को, मतलब जिसको कहते हैं रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक इस बात को पहुंचाने में क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा असफल रही? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिन उम्मीदवारों को मैंने आपसे पहले बताया कि पहली सूची जारी हुई, 20 लोगों की सूची जारी हुई, उसमें आपका नाम शामिल था। और यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर हैदराबाद, मैं तो लगातार खानाबदोश की तरह घूमता रहता हूँ, हैदराबाद में भी पत्रकारों का यह था कि ये जीते हुए उम्मीदवारों की सूची है। और अचानक ये सब एक सेटबैक की तरह हुआ कि जब चुनाव परिणाम आया तो उम्मीदवारों का चयन तो बात का पहलू है, जो भीतरघात हुआ, जो भीतर में कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो किन वजहों को लेकर है। और ये जो बातें आ रही हैं कि बाहर से उम्मीदवार तय हो गए और बाहर के लोग आ गए और इस तरह से घालमेल हुआ, तो उस वजह से जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता था वो अंदर से नाराज था, वो नहीं आया। और अगला सवाल मेरा होगा, जब आप ये बात कह देंगे तो संघ पर भी बात करेंगे कि संघ के खिलाफ जो बातें कही गई वो क्यों कही गई। कौशल जी, देखिए, जो उम्मीदवार तय किए गए उसमें इस तरह का कुछ नहीं था। और मैं समझ रहा हूँ कि जो ये आरक्षण विरोधी एक लहर और संविधान विरोधी जो लहर चली, ये तीसरे चरण से चलना शुरू हुई। और हमारे उत्तर प्रदेश की तो ये स्थिति हो गई थी कि चौथे चरण तक के अगर शायद ये चुनाव होता तो हम भी जीत जाते, लेकिन चौथे चरण से फिर 5वें चरण तक आते आते और ज़्यादा इसका विरोध होता गया। मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित तरीके से हमारे जो कुछ लोग जो भीतरघात किए हैं, जरूर किए हैं, वरना हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें क्यों जीत गए, हम गुजरात में जीत के आए, हम उड़ीसा में जीत करके आए, हम साउथ में भी जीत करके आए। जहाँ संगठन ने मजबूती से काम किया ग्रास रूट लेवल पे, वहाँ हम जीत करके आए हैं। अगर हम कहीं के 10-5 बूथ जीत सकते थे, जो भी बूथ जीते हैं वहाँ पे मजबूती से काम लोगों ने किया, वो जीते। जो बूथ हारे हैं वो उसी लिए वजह से हारे हैं कि वहाँ पर मजबूती से काम नहीं हुआ।
आखिर ये आरक्षण विरोधी लहर, संविधान विरोधी लहर उन बूथों पे काम क्यों नहीं किया जिनको हम जीत करके आए? उन बूथों पर ही काम क्यों किया जिनको हम हार गए? इसका मतलब वहाँ लोगों ने भीतरघात किया या निष्क्रियता दिखाने का काम किया, जिसकी वजह से हार करके आए। और ये उत्तर प्रदेश में एक तरीके का मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि हम उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे सीट को हार गए, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के रहता है। 80 की 80 सीटें हैं, और जो 80 की सीट में हम पिछले बार भी सपा और बसपा एकजुट थी, तब हम 64 सीट जीते थे। उसके पहले हम 73 सीटें जीते थे, और अब हम 33 सीट पे आ गए। तो ये एक बड़ी विडंबना, अफसोस जनक बात है कि हम इतना नीचे चले गए। तो वो उसमें आज ये चीज़ें कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता और उनकी जो निष्क्रियता है उसका भी एक पीछे का कारण मैंने ये भी देखा कि जो प्रशासन है, वो प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर, हम 100% तो नहीं कहते, लेकिन बड़ी भारी संख्या में प्रशासन सरकार के खिलाफ था और सरकार को बिल्कुल जैसे हराने पे लगा हो। लोगों के वोट काट देना, लोगों को वो वोटर लिस्ट में नाम न बढ़ाना, बढ़े हुए वोटर को डिलीट कर देना। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पे मैं बता दूं कि करीब 1.5 लाख वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मल्टीपल वोट थे। एक एक व्यक्ति के 3-3 जगह 4-4 जगह वोट, और उन लोगों ने जा करके अपना एक जगह वोट डाला और स्याही मिटाई, फिर दूसरी जगह वोट जा करके डाला। और सारे वोट जो है वो विरोध पक्ष के थे, विपक्ष के थे। नहीं तो ये चुनाव आयोग से शिकायत आपने दर्ज चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी दर्ज की, सारी चीज़ें की, लेकिन वो जो है उस पर कोई काम नहीं हुआ। और पूरी सूची भी उसकी जारी की गई पूरा, और पार्टी ने भी इस पर काम किया। पार्टी ने भी फर्जी वोट निकालने का काम किया। पार्टी ने आदेश भी किया, पार्टी ने निर्वाचन आयोग ने भी आदेश किया था कि ऐसे डिलीटेड वोट जिनमें डिलीटेड लिखा हुआ है, और अगर वो व्यक्ति कोई आता है और अपना आई कार्ड दिखाता है और वो जिंदा है, तो उसका वोट जरूर पड़ेगा, भले वो वोट चैलेंज वोट हो, लेकिन उसका वोट पड़ेगा। ऐसे वोट नहीं डलवाए गए, और जिसकी वजह से भी एक हार का कारण बड़े पैमाने पे बना। तो इसमें बड़े पैमाने पे बीएलओ ने पार्टी के खिलाफ काम किया। तमाम संविदा कर्मी और तमाम ये लोग जो तमाम उसे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो तमाम लोग पार्टी के खिलाफ वोट देने का काम किया। और प्रशासन का जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें बड़े पैमाने पे जो है वो कार्यकर्ताओं के प्रति मतलब ऐसी बात करना, अगर बता दिया कि मैं बीजेपी से हूँ तो उनसे मिसबिहेव करना या उनको डांट देना या उनके काम न करना, इससे कुछ कार्यकर्ताओं में लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा था, जिसकी वजह से वो निष्क्रियता सामने निकल करके आए। अच्छा, जैसे ये सवाल उठता है, जैसे आपने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर जो सवाल उठता है उसको आपने निर्मूल ये बताया कि प्रत्याशियों का चयन ठीक आलाकमान ने किया और वो सोच समझ के ही किया। लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजपूतों में जो नाराजगी थी, और जैसे मान लीजिए कि गाजियाबाद का एक उदाहरण दूँ कि गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह जैसे नेता नहीं कहेंगे, जैसे शख्स, उनका टिकट नहीं दिया जाना, और इस तरह से कई और उदाहरण हैं। तो ये जो है इसको लेकर एक रिजेंटमेंट हुआ, और ख़ास तौर पे जिस तरह से गुजरात के एक नेता ने, वो आप जानते ही हैं, रूपाला जी ने जो राजपूतों को लेकर जो एक बात कही, उसका एक रिजेंटमेंट आया, और वो रिजेंटमेंट धीरे धीरे बढ़ा। और उत्तर प्रदेश में एक दलितों और ओबीसी के अलावा राजपूतों का भी एक बड़ा समुदाय ऐसा रहा जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट किया या बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो बीजेपी से एक बड़ा वोट बैंक खिसका। तो इसको मैनेज करने के लिए दो राजपूत नेता उत्तर प्रदेश में हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं। तो ये जो है ये दो आइकॉन हैं।
तो भाजपा आलाकमान ने इन दोनों का इस्तेमाल राजपूतों को मैनेज करने के लिए क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर पाई भाजपा? इसके पीछे क्या क्राइसिस रही है? इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? रूपाला जी गुजरात में रहते हैं और गुजरात में हम एक सीट कांग्रेस जीती, बाकी सब हम जीत करके आए। वहाँ विद्रोह क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में विद्रोह क्यों नहीं हुआ इस बात को लेकर के? वहाँ के लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? उत्तर प्रदेश में विरोध का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी हमारे उसी समाज से हैं, आदरणीय राजनाथ जी भी हमारे उस समाज से हैं, और इसके अलावा भी जो है तमाम लोग हैं। और फिर वोट कहाँ गया? अगर उन लोगों का अगर इस बात को लेकर के कोई था भी मामला, तो सवाल आता है कि क्या हम वहाँ वोट दे देंगे जो हमारी वोट नहीं मांग रहा? समाजवादी पार्टी ने तो पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसने तो अगड़े की बात ही नहीं की है, नागड़ों का वोट मांगा। फिर भी अगर वो वोट वहाँ चला गया तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। और वोट ना देने का मतलब जो है, वोट देने का ये क्या उनके समझ में इतनी बात नहीं आई कि अगर हम विपक्ष में जाकर के वोट दे देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की साख गिरेगी? ये तो सोचना चाहिए था। तो वो जो इन लोगों ने जो बड़े पैमाने पे वोट जो इन लोगों का विपक्ष में गया, मैं समझ रहा हूँ कि वो नहीं जाना चाहिए था। फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी बात से नाराज़ थे तो इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, सीधी बात है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़े लीडर हैं, आदरणीय माननीय राजनाथ जी हमारे नेशनल लीडर हैं। अगर कोई बात इनको लगती थी तो बातचीत करनी चाहिए थी, और ये इस तरह का विरोध करके चले जाना और वहाँ जाके चले जाना जो आपका वोट भी नहीं मांग रहा और आने वाले समय में आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा, दो टूक जवाब देगा कि भाई मैंने तो आपका वोट ही नहीं मांगा, और वहाँ जा कर के खड़े हो गए। तो जो लोग भी खड़े हुए वो गलती करने का काम किए हैं। किस कारण किए गए, क्यों उन्होंने ऐसा किया, एक मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी इस पर जरूर कुछ ना कुछ नहीं, ये एक बड़ा इशारा आपने किया है कि आप आखिर रूपाला जी ने कहा तो गुजरात में ठाकुरों और राजपूतों ने ऐसा क्यों नहीं किया और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया। ये एक बड़ा इशारा है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जानबूझकर इसको हवा दी गई। बहरहाल ये मेरा मंतव्य है और मेरा मानना है। और इसी के साथ साथ दूसरा एक सवाल भी है कि जैसे ये बात हुई ना कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, मैं बार बार उस पर लाता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई, और ये तमाम साजिशें हैं जो राजपूतों की जो तनातनी है या बयानबाजियां हैं इस तरह की, ये सब साजिश का हिस्सा है। मैं मानता हूं, और आप भी इस पर सहमत होंगे और पूरी दुनिया भी सहमत है, कि ऐसे समय में, ऐसे संवेदनशील समय में बड़े बड़े नेताओं का संघ विरोधी बयान या संघ को, आप जैसे ये बात हुई ना कि जो षड्यंत्र चलता रहा पूरे देश भर में, उस षड्यंत्र की काट करने के लिए जो आपके पास जो कैडर शक्ति थी, जो जमीनी स्तर पर जो शक्ति थी, वो संघ की शक्ति थी। उस संघ की शक्ति को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया और संघ के बारे में आप बयान देने लगे कि संघ की जरूरत नहीं है, हम तो चुनाव ऐसे ही जीत जाएंगे। मैं नड्डा जी का नाम ले रहा हूं, जेपी नड्डा जी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मुंह से ये बात सुनना, मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते भी कह रहा हूं कि ये एक संवाद सुनना लोगों को बड़े झटके की तरह लगा। और इसी बीच में अयोध्या से जो खड़े हैं, जो वहां से मतलब पूरे विश्व भर में ये हुआ कि अयोध्या की सीट हार गई, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो लल्लू सिंह के मुंह से भी इस तरह की बातें निकली। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये एक संयोग है, या जैसे मोदी जी ने कल लोकसभा में कहा कि यह संयोग नहीं है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये षड्यंत्र का कमोबेश कहीं ना कहीं हिस्सा है? लेकिन लल्लू सिंह चौहान जी को नहीं बोलना चाहिए था, और जब वो बोले उन्हीं का वीडियो चला, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी, वही वीडियो विपक्ष लेकर के जनता के बीच में गया। मैं समझ रहा हूँ कि संघ के खिलाफ भी जो बात की गई, क्यों कही गई, कैसे कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनके व्यक्तिगत विचार थे या क्या कारण था कि कहने का, लेकिन इसका असर जो है बहुत गलत गया। और उसके बाद जो है संघ तो मैंने कार्यक्रम किए, मैंने पिछले 13 अप्रैल
को इस बार तो जो अप्रैल पड़ा, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का 14 अप्रैल होता है, उसके एक दिन पहले मैं कार्यक्रम करता हूँ। इस बार चुनाव का समय था, तभी मैंने थोड़ा कार्यक्रम किया। लेकिन इसके पहले 2023 में मैंने 13 अप्रैल को, उसके पहले मैं 13 अप्रैल को ही एक दिन बिफोर कार्यक्रम करता हूँ। तो मैं तो शुरू से करते, जब से बीजेपी में आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 बार अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मैं यही नारा लगा के, ये स्लोगन देकर करता था, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा, बीजेपी आरएसएस कर रही पूरा। और इसके लिए मैं करता था कि शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने का काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। बीजेपी का मतलब बीजेपी की सरकार, लोगों को आवास देना, शौचालय देना, बिजली का कनेक्शन देना, मुफ्त में राशन देना, एक तरीके का उनको अधिकार देने का काम, करने का काम हमारी सरकार कर रही थी, करती आई है, कर रही है। दूसरी तरफ आरएसएस जात विहीन समाज बनाने के लिए आरएसएस जो है वो अपने कैडर में जाति सूचक टाइटल लगाने पर रोक लगाया। एक बड़ा काम ये है, मैं समझ रहा हूँ कि जो हिंदुओं को सिर्फ हिंदू बना करके, एक संगठित बना करके रखना, इसके लिए मैं समझ रहा हूँ एक रचनात्मक कार्य आरएसएस ने किया। और उसके लिए हम यहाँ कार्यक्रम करते थे। पिछले बार जो है राष्ट्रीय संगठक है हमारे पार्टी के आदरणीय वी सतीश जी, उनको मैंने बुलाया था उस कार्यक्रम में, वो बहुत खुश भी थे। तो ये जो आंदोलन है, ये सारी चीज़ें तो तभी हम कर पाएंगे जब सत्ता में रहेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने विचार प्रकट करता है तो उस विचार को लेकर के, मैं समझ रहा हूँ उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, किसी विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा, संघ की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, मोदी जी का एक ही टारगेट है, देश को विकसित बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। और वो तब जब हम 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब। इसलिए बीजेपी की सरकार ब्रेक ना हो, लगातार बनती रहे, ताकि हम फिर से भारत को दुनिया में नंबर 1 पे ला करके ले आए। इसलिए बीच में जो ऐसी इस तरह की कहीं कोई बातें आती हैं, उसमें बातचीत करनी चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि हमको अपने उद्देश्य से, अपने टारगेट से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, उससे नाराज और निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बयान से भी तो बचना चाहिए, ऐसे बयान से भी बचना चाहिए। जी। अब मैं इस पर आता हूँ कि आप तो संघर्ष वाले आदमी रहे हैं, आपकी पूरी पृष्ठभूमि जुझारू संघर्ष करने वाले के बतौर रही है। और बीजेपी में आने के पहले भी आपका जो संघर्ष था, उसी बूते और उसी रास्ते से चलते हुए आप बीजेपी में दाखिल हुए, और बीजेपी ने आपको बहुत ही सम्मान के साथ अपने साथ जोड़ा। अब ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वो ठीक है कि ये तो खेल है, हार जीत का खेल चलता है, लेकिन एक संघर्षशील कौशल किशोर, एक जुझारू कौशल किशोर के सामने में आगे आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके चुनाव में हारने के बाद आला कमान से भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ आपका संवाद कायम है कि नहीं, अगली योजनाओं पर कुछ काम चल रहा है कि नहीं, और अगली योजनाओं में सामाजिक अभियान भी शामिल है और राजनीतिक अभियान भी शामिल है, बताएं। देखिए, मैंने तो चुनाव हारने के बाद लोगों से बातचीत करना और लोगों का आना, और जो उनके जो दुख प्रकट कर रहे थे, परेशान थे, उनको समझाना फिर से। क्योंकि जो मेरी अपनी टीम है, पार्टी के लोग जो हैं, जो हमारे साथ चुनाव में लगे, उनको सबको ढांढस बंधाना और फिर खड़ा करना, ये तो मेरी एक कार्यशैली शुरू से है। क्योंकि मैं तो चुनाव हारता था, लोग बाहर रोते हुए मिलते थे, और मैं चुनाव से गिनती करके आता था, कहीं डिवाइडर पे खड़े होकर के, कहीं मोटरसाइकिल के उस पर या जीप की बोनट पे खड़े होकर के फिर उनको एक भाषण देना, चलो एक कदम और आगे बढ़े हैं, फिर से बढ़ेंगे आगे। ऐसे मैं 6 चुनाव हार करके तो मैं निर्दलीय MLA बना, फिर 5 चुनाव हार करके मैं सांसद बना। तो अब ये 12वां चुनाव में हारा हूँ। फिर मैंने लोगों से कहा है, धैर्य रखो, हम लोग फिर संघर्ष की ओर चलते हैं। और उसका जो कारण हारने का जो बताया संविधान को, तो संविधान है और रहेगा। इस विषय पर 7 जुलाई को हम लखनऊ के गांधी भवन सभागार में एक सम्मेलन कर रहे हैं, और इस सम्मेलन में सभी जाति के लोगों को बुला रहे हैं।
जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हर समाज से कम एक आदमी अपने वक्तव्य को रखेगा। और संविधान में परिवर्तन किसने किया, संविधान की जो मूल भावना है प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में इमरजेंसी लगा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वो उसकी मूल भावना को बदलने का काम किया। तो संविधान को में फेरबदल तो कांग्रेस ने किया और वही कांग्रेस लेकर के संविधान घूम रही है। फेरबदल उन्होंने किया। कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर रहते हुए ही 6 महीने के अंदर अंदर उसे मेंबर बनना जरूरी है, तब जाकर के वो प्रधानमंत्री रह सकता है। मगर इंदिरा गांधी ने जब उनको हाई कोर्ट से उनकी सदस्यता खत्म हुई तो इमरजेंसी लागू करके 1.5 साल से ज़्यादा बगैर किसी सदन की मेंबर रहे हुए संविधान को दरकिनार करके, लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान में जनता के मौलिक अधिकारों को ख़त्म करके और परमानेंट धारा 144 लगा करके विपक्ष के लीडरों को जेल में डाल करके वो प्रधानमंत्री जबरदस्ती बनी रही। और वही उसी पार्टी के राहुल गांधी लेके संविधान घूम रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात यह है कि उन्हीं इंदिरा गांधी जी ने अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल में डाल दिया था, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को बाद में पेंशन देने का काम शुरू किया और वो भी उन्हीं के साथ गीत गाते रहे। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसी के लिए हम इसका लोगों के बीच में संदेश देने के लिए अभी हम 7 तारीख को एक कार्यक्रम करेंगे। फिर उसके बाद अपनी तो ये जो, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि 7 तारीख को जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये एक बड़े विषय के तहत कर रहे हैं, आप संविधान को लेकर कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी के आला नेताओं और संघ के नेताओं को आपने बुलाया है क्या? मैं इसमें बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाया है। मैं पारक महासंघ के बैनर पे कर रहा हूँ। पारक कबीर साहब का शब्द है, पारक माने परखो पहचानो और विवेक पर्यायवाची, उनका पारक का पर्यायवाची विवेक है, उसका इस्तेमाल करो, सही बात को जानो। तो इसमें एक सामाजिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन हम ऊपर की परमिशन लेने के बाद ही कर रहे हैं। दूसरा बात ये कि अब इसको ले जा करके फिर उन मतदाताओं को जो ऐसे तूफान में भी हमको वोट दिया, हम अपनी लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सम्मान धन्यवाद एक सम्मेलन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे सब जगह जा करके। 50-50 बूथों का लोगों को इकट्ठा करके उनको फ़ोनों से वर्षा करके उनको धन्यवाद देंगे। फिर हम लखनऊ के चारों तरफ 6 जिलों में, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, एक हम यात्रा इसकी निकालेंगे, संविधान और रहेगा। फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। हम एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश का शिकार हमारे उन भोले भाले लोगों को फंसा करके और उनका वोट ले लेने का काम किया, उसका पर्दाफाश करने का काम भी करेंगे। साथ में जो एक जातिवादी बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि साफ साफ रोक भी लगी हुई है कि आप जाति सम्मेलन नहीं करेंगे। फिर भी पीडीए की बात की समाजवादी पार्टी ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बात किया, हम उसको अलग तरीके से ले रहे हैं। हम पीडीए को, हम इसको डीपीए की तरफ ले जा रहे हैं। डीपीए मतलब दलित, डी से दलित, पी से पिछड़ा, ए से अगड़ा। अब 2 समाज ऐसे हैं, 2 धर्म, जिसमें जो है अनुसूचित जाति के लोग, दलित लोग आते हैं, एक हिंदू धर्म और एक सिख। पिछड़ा सभी समाज में, सभी धर्मों में है, अगड़ा सभी धर्मों में है। हम नीतिगत बातों को लेकर के जाएंगे उनके बीच में, संवैधानिक बातों को लेकर के जाएंगे। और ये कार्यक्रम करने के साथ साथ में हम संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे लोग प्रवचन करते हैं, जैसे लोग कथावाचक कथा करते हैं, इसको हमने कई जगह पहले भी शुरू कराया। और इसके बाद हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे लोगों की टीम बना करके कि संविधान का मौलिक अधिकार क्या है, उनको विश्लेषण सहित प्रत्येक गांव में लोगों को बुला के बैठा करके, और जैसे कि कथा होती है, जैसे कि सुंदरकांड होता है, उसी तरीके से संविधान का एक पाठ, हमारे मौलिक जनता के अधिकार क्या है,
उनका पाठ विश्लेषण सहित कराने का काम करेंगे। जनता अपने मौलिक अधिकारों को समझे और इस आंदोलन को इस तरीके से हम आगे बढ़ाने का ये एक बहुत ही मौलिक बात आपने कही कि आप जो है जिस तरह से धर्म ग्रंथों पर प्रवचन और सत्संग होता है, उस तरह से संविधान सत्संग की जो भावना है और ये जो मुहिम है, ये बहुत ही नायाब बात है। अच्छा, एक बात जो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि पीडीए को काउंटर करने के लिए डीपीए लाना, और ये एक बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, और जिसमें आप जो हैं दलित और पिछड़ा और अगड़े ये तीनों को समाहित करना, इसका मतलब पूरे भारत को समाहित पूरे भारत को। तो ये एक अच्छी बात हुई, और ये इसलिए भी अच्छी, ये एक अच्छा लिंक ये हो रहा है कि अभी वाराणसी में अभी पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने कहा कि ये जो पीडीए है उसको न्यूट्रलाइज करना और उसको निर्मूल करना, उसकी एक रणनीति बननी चाहिए। इस पर मोहन भागवत का एक विचार भी आया था, आपका ध्यान भी गया होगा। तो ऐसे मोमेंट में, ऐसे मूड में, जबकि वो व्यापक मूड बन रहा हो कि वो पीडीए जो है वो खतरा बन सकता है, ऐसे में डीपीए की जो सोच है या डीपीए का जो फार्मूला है, ये एक नायाब फार्मूला है। तो इस पर क्या आप संघ के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से इसकी रणनीति पर बातचीत करेंगे या आप खुद इसको आगे लेकर चलेंगे? संघ के एक बड़े अधिकारी से मैंने इस संबंध में वार्ता भी की है और उनको बताया भी है, और उनसे मैंने डिस्कस किया है, और उन्होंने जो है इस बात पे सहमत भी हैं हमसे, और जो और भी बड़े अधिकारी हैं उन तक के संदेश भी देने के लिए मैंने कहा है। और पार्टी में भी मैंने एक बड़े पदाधिकारी से इस संबंध में वार्ता की है, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो हम किसी को निर्मूल करने के लिए नहीं, हम जो कह रहे हैं वही मूल है, डीपीए ही मूल है, और इसमें सब कुछ समाहित है। इसलिए हम किसी को दरकिनार करके नहीं कर रहे हैं। पीडीए तो कुछ लोगों को दरकिनार करके बात कर रहा है, हम किसी को भी दरकिनार नहीं करना चाहते, हम सबको ले करके चलना चाहते हैं, और संविधान की मूल भावना से और मौलिक अधिकारों से लोगों को जोड़ करके हम इस राष्ट्र को, जो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है, वो जैसे नशा मुक्त भारत भी इसमें है। नशा मुक्त भारत का मतलब 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय 30 साल का नौजवान हमारे देश में किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर रहा होगा, ऐसा भारत बनेगा। आप सोचिए कैसा भारत होगा। और ये भारत जो हमारे देश में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो सब निकल करके आएंगे, नई पीढ़ी के लोग, वो दुनिया को चलाने का काम करेंगे। जो मोदी जी ने कहा अमेरिका में जाकर के, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, हम भारत को बनाएंगे, भारत दुनिया को बनाएगा, वो जो उनकी मूल भावना है, मैं समझ रहा हूँ उसको पूरा करने का काम 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई कौशल जी आपके साथ, लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं पूछूंगा ही। और हालांकि आपने पहले कहा कि बीजेपी में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर बात नहीं होती या जाति को लेकर तरजीह नहीं होती, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि तमाम जातिगत आरक्षण की बात हो रही है और टिकटों का बंटवारा जाति को लेकर होता है। तमाम जातियां भारतवर्ष की राजनीति में अभी फिलहाल जो है ये एक फैक्टर बना रहेगा। इस हवाले से मैं एक सवाल आखिरी चलते चलते ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2 साल से सांसद हैं बीजेपी के, उसके बाद रहे और बीजेपी में आप केंद्रीय मंत्री रहे। एक दलित नेता के बतौर, चूँकि आप जो हैं मोहनलालगंज एक मतलब आरक्षित सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से आप वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, और एक कद्दावर दलित नेता के रूप में आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ। केवल दलित नेता नहीं, लेकिन चूँकि आप उस समाज से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि भाजपा आला कमान दलित लीडरशिप को, इसलिए कि वो भी एक समीकरण के लिए, राजनीतिक समीकरणों के लिए बहुत ही जरूरी फैक्टर है कि एक अभी अगर आपको ऑफ करके देखा जाए, तो जो भी मैं पत्रकारीय दृष्टि से कह रहा हूं कि अगर आपको ऑफ करके देखा जाए तो भाजपा में एक दलित लीडरशिप का अभाव है। इसकी भरपाई कौन करते हैं? तो इसकी भरपाई कौशल किशोर करते हैं। ये एक आम चर्चा का विषय है। आप मुझको ये बताइए कि एक तरफ मायावती हैं
अब मायावती धीरे धीरे आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा और पिछले चुनाव में भी देखा, अब वो धीरे धीरे एक इतिहास के हाशिए पर जा रही हैं। ऐसे में एक जरूरी है भाजपा के लिए, नीतिगत तरीके से जरूरी है कि एक दलित लीडरशिप को डेवलप किया जाए, क्योंकि जब आप ओबीसी लीडरशिप को डेवलप करने की बात करते हैं आप, और तमाम आप पसमानदा को लेकर बात करते हैं कि वहां लीडरशिप डेवलप होना चाहिए, तो ऐसे में दलित लीडरशिप को ऊपर बढ़ाने के लिए बीजेपी आला कमान क्या कर रहा है, और इसका शीर्ष नेतृत्व कौशल किशोर को उस एस्पेक्ट से कहां पे लेता है, किस तरीके से लेता है? देखिए, मुझे तो अभी पिछले बार जब सरकार में था मैं, तो 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से दलित समाज के लोगों को केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। तो लीडरशिप बढ़ाने का निश्चित तरीके से, और जो हम हारे हैं उसमें एक कारण ये भी रहा कि जैसे कि अखिलेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़ाया, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में यादव नहीं लड़ाया। लेकिन 10-11 उन्होंने कुर्मी लोगों को टिकट दे दिया, तो कुर्मी समाज का जो है वो हमारा इससे कटा कि यहाँ से इतने लोगों को टिकट दे दिया। दलित में पासी समाज के लोगों को टिकट दे दिया, तो वो लोग जीत करके आए, हमको इनको जिताना। तो इस तरीके से पार्टी में हमारे अनुसूचित मोर्चा भी है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी है, अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, महिला मोर्चा भी है, युवा मोर्चा भी है, किसान मोर्चा भी है। अलग अलग तरीके से जो अनुषांगिक संगठन भी हमारी पार्टी में है, और मैं समझ रहा हूँ पार्टी इसके लिए निश्चित तरीके से उत्तर प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पर भी दलित समाज के लोगों को राज्यसभा में भेजना, और जो सीटें होती हैं उन पर भी सुरक्षित है उन पर भी करना, ये काम करती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक बड़ा प्रदेश है जहाँ पर 21% आबादी एससी की उस समय थी जब संविधान बना था, अब तो वो बढ़ करके और आगे हो गई। उस हिसाब से भी इस पर पार्टी विचार कर रही है, और निश्चित तरीके से दलित समाज के नेतृत्व को और प्रखर बनाने का काम आगे करेगी, और हमेशा पार्टी ने इस पर काम किया है। और दलितों के प्रति जो सोच है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति बीजेपी में पॉजिटिव रही है, इसीलिए 67 सीटें जीत करके आई बीएसपी में। मायावती जी को 176 एमएलए की सीट वाली बीजेपी ने 1995 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, फिर उनको आगे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और वही बीजेपी सिमट करके 45 सीट पे आ गई 2012 में, और फिर नेतृत्व संभाला। और उसके बाद जो है बीजेपी ने बौद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादी मूवमेंट को चलाने का काम किया। तो उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था अनुसूचित मोर्चे का, पूरे प्रदेश में एक मूवमेंट चला, और हम एनडीए उस समय उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीत करके आई। 45 से हम 325 पर पहुंच गए, जीत करके आए। तो निश्चित तरीके से एक आंदोलन का रूप नहीं, आप अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष थे प्रदेश के, और लेकिन ये सवाल उठता भी है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई दलित अध्यक्ष क्यों नहीं होता? अब ये पार्टी को तय करना है। वैसे इसके पहले तो पार्टी केंद्र में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है दलित को। अब वो ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो समय की ज़रूरत है। और इस नाते मतलब ये तो पार्टी आला कमान का निर्णय होता है, लेकिन मैं जो हूँ राजनीतिक ज़रूरतों के बारे में आपको इशारा कर रहा हूँ, और मैं इस पर आपका मंतव्य चाहता हूँ कि जो राजनीतिक ज़रूरतें हैं आने वाले समय में, फिर आप 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए उतरेंगे, आप फिर उसके बाद लोकसभा, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में जो चीज़ें उपेक्षित हैं वो उन चीज़ों पर भाजपा आलाकमान सोचता है कि नहीं, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोचते हैं कि नहीं। और इसमें कौशल किशोर एक दलित लीडर के रूप में जो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया है, उसकी मान्यता और रिकॉग्निशन है कि नहीं? नहीं, मेरी तो अपनी खुद की जो मान्यता है, मैं समझ रहा हूँ पार्टी में भी है, और पार्टी इस पर मेरे से डिस्कस भी करती है, पार्टी इस पर मेरे से बातचीत भी करती है।
आलाकमान भी करता है, प्रदेश नेतृत्व भी करता है। उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, हमने बताया ना कि बिल्कुल सही बात है। पीडीए से डीपीए में आना और लाना, इसको निश्चित तरीके से हमको सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को उत्तर प्रदेश में सहित पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारे विधानसभा के चुनाव हैं। यहाँ पर इस पर निश्चित तरीके से पार्टी इस पर विचार कर रही है और कुछ ना कुछ इस पर निर्णय लेने का काम जरूर करेगी, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए। और पार्टी इस पर डिस्कस कर रही है कि कैसे हम उस वोटर को अपने साथ जोड़ें जो वोटर हमारे साथ था और खिसक करके गया है। जिस फार्मूले से गया है उसी फार्मूले, लोहा लोहे को काटता है, उस फार्मूले को पार्टी निश्चित तरीके से इस पर विचार करने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। धन्यवाद। तो आपने विस्तार से सुना कौशल किशोर को। उन्होंने संकेतों में और इशारों में सारे कुचक्र बताए जो न केवल उनके खिलाफ बल्कि बड़े दायरे में खास खास नेताओं के खिलाफ बिछाए गए थे। भीतरघातियों की तो पुरानी कुपरंपरा रही है अपने देश में। घरेलू और बाहरी षड्यंत्रकारियों में फर्क यही है कि घरेलू अधिक घातक और घृणा के पात्र हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी राजनीतिक शख्सियत से और जानेंगे लोकतंत्र की दशा दुर्दशा का हाल। नमस्कार, जय हिंद।